जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें हमने सतलज का मैदान कंप्लीट कर लिया था और शब्दावलियां थी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी वो कंप्लीटली पढ़ाई की थी। जैसे बाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया, इन सारे के मेथड हमने समझे थे कि कैसे कैसे इनका नामकरण किया गया और इनके नामकरण के आधार पर इनकी परिभाषाएं हमने दी थी। आज हम पढ़ते हैं गंगा का मैदान, जो भारत का सबसे बड़ा नदीय मैदान होता है। आज बात करेंगे हम गंगा के मैदान की, जो भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र भी बनाती है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान जो है वो आपके कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं? उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आपका बिहार, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार भी पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे आगे। तो ये जो आपके बड़े बड़े राज्य हैं वो उत्तर के मैदान का हिस्सा है। इसको स्थानीय भाषाओं में भी कुछ नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही एक नाम से जाना जाता है रोहिलखंड, रोहिलखंड का मैदान। इसके अलावा आपके इधर बिहार के अंदर मिथिला एवं मगध का मैदान, ये बिहार में मानते हैं इसको, मगध का मैदान। और इस मैदान की खासियत यह है कि भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, क्योंकि वर्ष भर जो होती है गंगा अपने उफान पर आती है और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये मैदान का निर्माण होता है। जैसे लखनऊ से गोमती नदी आती है, ऊपर से अपन नेपाल से घाघरा नदी, गंडक और कोसी आती है। फिर इधर ये अपने बंदरपुर से दिल्ली होते हुए आगरा होते हुए यमुना नदी आती है। इधर आपके चंबल नदी यमुना में मिलती है, बेतवा, चंबल, केन एमपी से आती है नदियां। नदियों में पढ़ेंगे वो पूरी डिटेल में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये उपजाऊ मैदान है। इसमें उत्पादन जो होता है भारत का सबसे ज्यादा होता है गेहूं उत्पादन। और आपसे पूछ भी लेना कि गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक जो है वो कौन कौन से राज्य स्थान रखते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अपना पंजाब वाला इलाका, जहां 5 नदियां जाके अपना मैदान बनाती है और वो भी अच्छा उपजाऊ क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसके बाद में आ जाएगा आपका पंजाब, फिर आपका हरियाणा, फिर आपका ये बिहार का इलाका। अभी कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक कौन कहलाती है? कोसी नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा के मैदान में क्या ध्यान में रखोगे? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। और इनको कोई क्षेत्र के हिसाब से भी नाम दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड का मैदान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप इसे अवध के मैदान के नाम से भी जानते हो, अवध के मैदान के नाम से भी जानते हो। और ध्यान में रखना मिथिला और मगध, ये आप कहां जानते हो? बिहार। बिहार में इसे मगध या मिथिला के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंगा का जो मैदान है वो भारत का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा नदीय मैदान है। ये आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसके अलावा और क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये उत्पादन इसमें अच्छा होता है। कौन सी फसल? गेहूं की। कौन सी फसल? गेहूं की। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, गंगा के मैदान को थोड़ा सा। ये अपना नवीनतम भौतिक प्रदेश भी है, आपको पता होना चाहिए। जो उत्तर का मैदान है वो भारत का क्या है? नवीनतम भौतिक प्रदेश। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश जो है वो आपका क्या है? वो हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। अगला वही टॉपिक रहेगा थार के मरुस्थल के बाद में। तो यहां से गंगा नदी आई, अलकनंदा और गंगा नदियां, ठीक है।
फिर यहाँ पर दो भागों में चेंज हो जाती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ तक जो है ये जो कौन कौन से क्षेत्र आ गए, यूपी आ गया, उसके बाद में आपका बिहार आ गया, फिर इधर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इलाका आ गया। तो इन क्षेत्रों के अंदर इसकी एकमात्र नदी नहीं है, ये इसकी सहायक नदियों के द्वारा भी मैदान बनता है। जैसे नेपाल से आती है घाघरा, गंडक, कोसी, यहाँ देखो चंबल से आने वाली नदियां, एमपी से आने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, है ना। और इधर आपके यहाँ दिल्ली से होते हुए आती है यमुना बंदरपुर से, और लखनऊ से, यूपी में भी एक जगह पड़ती है लखनऊ, यहाँ से आती है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए जो मैदानों से आती है, गोमती नदी। यह क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी सहायक नदियां मिलकर इस गंगा के मैदान का निर्माण करती है, जो कि क्या है, उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। खास तौर से यहाँ गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान पड़ेंगे ना, उसके अंदर आपके इंपोर्टेंट जो होगा वो होगा जूट यानी पटसन उद्योग और चावल। वो अलग बात है, वो अपन ब्रह्मपुत्र में देख लेंगे। लेकिन गेहूं के उत्पादन में अपने गंगा का मैदान वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में अच्छा गेहूं होता है। इसके अलावा आप जब पंजाब की बात करते हो तो सिंधु वाला तंत्र यानी सतलज वाला तंत्र जो आती है, 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। दोआब बनता है यहाँ पर, बिस्ट दोआब, है ना, रावी और व्यास। फिर उसके बाद में बारी दोआब, रावी और व्यास, बिस्ट दोआब में सतलज और व्यास। यहाँ पर जो मैदान बनता है वो तो पंजाब का था। कौन सा? सतलज वाला मैदान, वो हमने कल पढ़ाई की थी। ये भी गेहूं के लिए अच्छा जाना जाता है। लेकिन ज्यादा आपसे पूछ ले तो गंगा का मैदान जो है आपका वो इंपोर्टेंट रहेगा। उसमें यूपी 1 नंबर पर आएगा, उसके बाद में 2 नंबर पर आप अपने पंजाब आएगा। कौन आएगा? पंजाब आएगा। फिर तो बिहार है, हरियाणा, ये सारे आ जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है गंगा के मैदान के बारे में। वैसे इसके स्थानीय नाम भी है। जैसे यूपी के अंदर ही इसको किस नाम से जाना जाता है? रोहिलखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक नाम आप कह सकते हो, रोहिलखंड के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और लखनऊ में से जो आप यूपी में जगह पड़ती है लखनऊ, लखनऊ में इसी मैदान को अवध के नाम से जाना जाता है। अवध का मैदान किस मैदान के नाम से जाना जाता है? अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिहार में गंगा के उत्तर में तो मिथिला के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे मिथिला के नाम से जाना जाता है। कहां? गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर दिशा के अंदर जो मैदान बनता है उसी तो मिथिला के नाम से जानोगे। कहां पर? बिहार के अंदर। और इसके अलावा जो गंगा के दक्षिण में है उसे आप मगध के नाम से जानोगे कि मगध का मैदान। कौन सा मैदान? मगध का मैदान। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया गंगा का मैदान। अब आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा नदी जो है वहां बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी आती है अपने इधर तिब्बत राक्षसताल से, मानसरोवर झील से होती हुई, और ये आप दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। समझना बात को। जैसे यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आई यहां तक, इसका नाम क्या है? सांगपो। तिब्बत या चाइना में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? सांगपो। येंगियाब दर्रे से ये प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? येंगियाब दर्रे से प्रवेश करती है। येंगियाब दर्रा कहां पर है? येंगियाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो येंगियाब दर्रा है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसको किस नाम से जान रहे हो आप? सांगपो। अब यहां आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो गया? दिहांग। क्या नाम हो गया? दिहांग। और दिहांग मतलब असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहां से, या जो बीच में असम पड़ता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बीच में क्या है? असम। यहां आपका पड़ता है असम।
तो दुबरी से लेकर आपके यहाँ तक, ये असम तक क्या है, सारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। फिर उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी तक रुक कर लेती है और गंगा में ये इधर के मेघना के रूप में यहाँ पर आ जाती है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये कहां पर बन रहा है, असम के अंदर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, असम में बन रहा है। ये पश्चिम बंगाल में भी बनता है। कहां कहां बनता है, पश्चिम बंगाल और असम में बनता है। पश्चिम बंगाल के अंदर आपका जो जूट उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे पटसन उद्योग के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो पटसन उद्योग और चावल की खेती के लिए बहुत जाना जाता है। पटसन उद्योग, जूट की खेती। विश्व में अगर स्थान पूछ लेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा, यहीं पास में बांग्लादेश हो जाएगा। और अपने भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पटसन उद्योग में ब्रह्मपुत्र नदी जो मैदान बनाती है वहीं पर पटसन उद्योग और चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो यहाँ ये ब्रह्मपुत्र का जो मैदान बनता है असम और पश्चिम बंगाल के अंदर, ये सारा मैदान कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पर है, असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये मैदान का निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र। एक और चीज का ध्यान रखना, सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा वो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिल जाती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, हमारा राष्ट्रीय पशु। तो ध्यान रहे, ये जो बंगाल टाइगर है सुंदरवन डेल्टा में खूब देखने को मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है, बांग्लादेश के अंदर। तो आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है, या कौन सा नदीय डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी दो नदियां जिसका निर्माण करती है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है, नदीय डेल्टाई मैदान है। असम से पश्चिम बंगाल तक कौन से आम मैदान बनती है, ब्रह्मपुत्र जो है वो मैदान बनाती है। यहाँ पर कौन कौन से उत्पादन होता है, किस किस फसल का उत्पादन होता है, तो उत्पादन यहाँ होता है आपके, एक तो धान की खेती की जाती है। जब चावल जो है अपने खोल के अंदर रहता है तो उसे धान कहा जाता है, ठीक है। जब चावल अपने खोल में रहे तो उसे धान कहा जाता है। तो ये चावल यानी धान के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदान में चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरी जूट उत्पादन, जूट उत्पादन, जूट उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन को अपन क्या कहते हैं, पटसन उद्योग। किस नाम से जानते हैं बच्चों, पटसन उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रहे, कि विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक, जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो आप बताओगे क्या, बांग्लादेश। क्या बताओगे, बांग्लादेश, ठीक है। उसके अलावा भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक अगर जूट उत्पादन वाला राज्य पूछ ले तो आपको क्या बताना है, पश्चिम बंगाल। कौन सा बताना है, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक मैदान बनाती है जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। चावल की खेती जहां पर की जाती है अच्छी, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन को क्या कहते हैं, पटसन उद्योग कहते हैं। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक पूछ रहे तो कौन सा देश है, बांग्लादेश जूट उत्पादन में है, प्रथम स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये हमारा आज जो टॉपिक होता है वो पूरा होता है कौन कौन सा, कि उत्तर के मैदान हमने कंप्लीट कर लिए। अब दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, वो पूछे जा सकते हैं। एक होता है रेह, एक होता है रूढ़।
एक तो क्या होता है रेह और दूसरा क्या होता है गूढ़। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रेह यानी जो बांगर भूमि है, अपन ने पढ़ा था पुराने जलोढ़, बांगर यानी पुराने जलोढ़ है ना, और खादर यानी नवीन जलोढ़। ये मैंने अपनी पहली क्लास में बात की थी। अब पुराने जो इसमें क्या होता है, बागर के अंदर बागर है, वर्ष भर नदियां आती नहीं है, खेती कैसे करेंगे, सिंचाई से। तो सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी परत पर सफेद एवं नमकीन परत जम जाती है। अत्यधिक सिंचाई के कारण, ज्यादा सिंचाई करोगे तो क्या होगी, ऊपरी परत सफेद और नमकीन परत जम जाएगी, जम जाती है, जिसे रेह कहा जाता है। रेह या कलर, जिसे रेह कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बूढ़ क्या है, बूढ़ जो है ना वो आपके बागर क्षेत्र में मिलेंगे। बागर क्षेत्र में बालू के छोटे स्तूप क्या कहलाते हैं, बूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बूढ़। इसके अलावा मैंने एक आपको बेंट बताया था कि बेंट किसे कहते हैं। जो खादर मैदान होते हैं ना, खादर नवीन जलोढ़, उनको जो उत्पादन में और खेती के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो नवीन जलोढ़ क्या कहलाते हैं, खादर। इन्हें पंजाब में क्या कहा जाता है, बेंट कहा जाता है। पंजाब में क्या कहा जाता है, बेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंट कहा जाता है। यहां आके अपना उत्तर का मैदान पूरा होता है। तो हमने सबसे पहले अपने हिमालय पर्वत की बात की थी। हिमालय हमने पूरा पढ़ लिया, हिमालय के दर्रे पढ़ लिए, हिमालय की चोटियां पढ़ ली, हिमालय की शब्दवालियां पढ़ रही। हिमालय के अंदर कोई छोटे मैदान बन रहे हो जैसे कश्मीर वाले और उत्तराखंड वाले, बुग्याल, प्यार, मृग, सोनमर्ग, कश्मीर वाले, ये इधर केसर की खेती करेवा कहलाती है, और दून और द्वार, ये सारे जो पढ़े थे वो क्या थे, हिमालय से रिलेटेड जो मैदान थे। उसके बाद में हमने किसकी बात की थी, उत्तर के मैदान की। तो उत्तर का मैदान भी आज हमारा ये पूरा होता है। और उसके बाद में अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो थार का मरुस्थल अपन ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि थार का मरुस्थल जब अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जब राजस्थान की बात करेंगे, तो उस राजस्थान के दौरान जब अपन पढ़ाई करेंगे तो थार के मरुस्थल को तो पूरा डीप पढ़ेंगे। पीवड़ा सांप है ना, बरखान, पैराबोलिक स्तूप, सब्र का पीस, स्नेप का, ये सारे थार के मरुस्थल में पढ़ने, मतलब राजस्थान का भूगोल जब स्टार्ट होगा तब सारी चीजें आराम से पढ़ लेंगे। तो थार का मरुस्थल किधर है, आप यहां से ले सकते हो, पंजाब ले लो, ये इधर राजस्थान ले लो, ठीक है, इधर आपका गुजरात का इलाका ले लो, और यहाँ थोड़ा बहुत हरियाणा में थोड़ा बहुत आप इलाका ले सकते हो। तो अपने को थार के मरुस्थल में यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जब राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़े, राजस्थान की ज्योग्राफी जिस दिन पढ़ेंगे, जिस दिन शुरुआत करेंगे, तो थार का मरुस्थल 15 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, लगभग 10 से 15 दिन चलेगा, क्योंकि थार का मरुस्थल में छोटी छोटी शब्दावलियां खूब सारी आती है। तो अपना तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में देख लो, थार के मरुस्थल में थार का मरुस्थल। वही बात कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी तो किसका निर्माण हुआ, हिमालय का जो उथला हुआ भाग था, जो इस टक्कर के कारण उथल के ऊपर चला गया, वो तो किसका निर्माण कर देता है, हिमालय का निर्माण कर देता है। लेकिन यहां पश्चिम की ओर जो जल है, या जल की जो समुद्र की जो मात्रा थी और थी, वो छटके किधर आ गई, पीछे की ओर खिसक गई।
मान लो यहां तक प्लेटें, इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई, यहां तो हिमालय का निर्माण हो गया था जिसकी हमने डिस्कशन कर ली, पूरी पढ़ाई कर ली। यहाँ पर तो हिमालय का निर्माण हो गया था, नदियों द्वारा उत्तर के मैदान का निर्माण भी हो गया, ये भी हमने पढ़ाई कर ली। ठीक है, इधर ये गंगा का मैदान, इधर यहाँ सतलज का मैदान, और इधर यहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन ये जो इलाका देखते हो यहाँ से पंजाब और हरियाणा का कुछ इलाका, गुजरात राजस्थान का कुछ इलाका, यहाँ पर एक रेगिस्तान पाया जाता है। हालांकि राजस्थान का पूर्वी भाग किसका हिस्सा है, वो उत्तर के मैदान का हिस्सा है। अरावली पठार है, चित्तौड़ का कोई मैसा पठार है, या और ये मालवा का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन जो आप पश्चिम की ओर भाग देखते हो, राजस्थान के पश्चिम की ओर जो भाग देखते हो, थार का मरुस्थल, ये जो आपका है वो अलग भौतिक प्रदेश है। जब यहां से जब इस ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो ये समुद्र का जो पानी था पीछे की ओर खिसक गया। आप एक कॉफी लेके उसको फोल्ड कीजिए, कॉपी लेके उसको जैसे फोल्ड करोगे, उस पर दबाव डालोगे, तो उसका जो तल है वो ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, उसका पेंदा ऊपर उठेगा। और जो साइड में जो जगह है, उसके किनारे हैं, वो वहां से जो क्षेत्र बन रहा है उसके पेज की तरफ से, वो आपको एक तल के रूप में मिलेगा। तो जो थार का जो मरुस्थल है ना, वास्तव में क्या है, 33 सागर का अवशेष है। क्या है, 33 सागर का अवशेष है। क्या है, 33 सागर का अवशेष। जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बनने के बाद में बचे थे ना, वो अवशेष क्या है, 33 सागर का अवशेष है, थार का मरुस्थल है। वरना देखो, हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर पचपदरा झील है, खारे पानी की सांबर झील है, तो इसमें कोई ऐसे थोड़ी है कि नमक आ गया कहीं से, भाई केमिकल है, नमक है, NaCl, वो अपनी प्रकृति थोड़ी त्यागेगा, प्रकृति नहीं छोड़ेगा ना। तो जैसे ही बारिश का जल गिरता है सांबर झील पर, वो पानी खारा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका थार का मरुस्थल है वो किसका भाग है, 33 सागर का। समुद्र का जल कैसा होता है, लवणीय होता है। कैसा होता है, लवणीय। और जैसे ही इसमें बारिश का पानी गिरो, चाहे किसी का भी पानी गिरो, वो कैसा होगा, नमक मिलेगा उसके अंदर जाके, और जब नमक मिलेगा तो उसका जल खारा होगा। इसका मतलब पता चलता है कि जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, 33 सागर का अवशेष है। यहाँ का जो पानी था वो इधर आ गया, तली तो है। थार का जो मरुस्थल है वो क्या है, वास्तव में 33 सागर का तल है। तभी तो हमें यहाँ पे दिखाई देती है ऐसी खारी पानी की झीलें दिखाई देती है, वरना कोई नमक की बोरियां थोड़ी गिराई जाएगी। आगे देखो, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान, कुछ पंजाब है ना, दक्षिण वाला अपने इधर वाला, ये यहाँ पे पंजाब है ना, तो ये दक्षिण वाला पंजाब है ना। क्या दिक्कत हो गई, पंजाब, गुजरात और थोड़ा बहुत हरियाणा, ये आपको ध्यान में रखना है कि थार का मरुस्थल यहां पर है। कैसे निर्माण हुआ, 33 सागर का जल पीछे खिसक गया, ठीक है। इसके अलावा वास्तव में तैतीस सागर का तल ही थार का मरुस्थल है। इसके अलावा यह भी कहते हैं लोग कि सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में, कि उसके अभिसरण से भी इसका निर्माण हुआ है।
माना जाता है वो बात, लेकिन वो जो विश्व की भूगोल की बात करते हैं या पर्टिकुलरली अपन राजस्थान के बारे में, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको डीपली अपन समझेंगे कि आखिरकार घटना क्या हुई थी। वैसे भी जैसे आज नवीन पर्वत हिमालय है, बहुत प्राचीन पर्वत, अपन बात करें तो अरावली कभी हिमालय से भी बड़ी हुआ करती थी। आज मात्र अवशेषी पर्वत हमारे सामने है, बच्चा कुचा पर्वत जो देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर हम, तो वो एक अवशेषी पर्वत है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि शेल क्रमण होना, शेल से मिट्टियों का निर्माण होना, और धीरे धीरे उद्विकास जब शुरू हुआ मानव का, तो फिर ये खाली अवशेषी पर्वत बचे। वैसे ही जब अपन थार के मरुस्थल और कहीं ना कहीं इस 33 सागर की बात करते हैं, तो जो खारे पानी की झीलें हैं वो ये बताती है कि यहां पर कभी ना कभी क्या था, समुद्र था। यहां पर क्या पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। आपने सुना होगा एक मिजोजोइक काल, टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मिजोजोइक काल, मिजोजोइक काल है ना, एक काल होता है जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क का मिजोजोइक काल। ये सरीसृपों का, रेप्टाइल्स जो जीव होते हैं, रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग था, द गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स। ये जो स्वर्ण युग था किसका, मिजोजोइक काल, किसके लिए, आपके छिपकली मतलब रेप्टाइल सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है इससे मिजोजोइक काल को। मतलब इस वक्त डायनासोर पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, डायनासोर, और पूरे पृथ्वी पर इनका राज हुआ करता था बुरी तरह से। इनके अवशेष अक्कलवुड फॉसिल पार्क अपन पढ़ते हैं, फिर अपने जैसलमेर के अंदर एक पार्क है अक्कलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल यानी जीवाश्म। वहां पर लकड़ी के, पुरानी लकड़ी के अवशेष मिले हैं, या पुराने कुछ चीजें मिली है, या इसके अलावा कोई जीवों के अवशेष मिले हैं। तो माना गया है कि जो आप जैसलमेर की तरफ बात करते हो तो कौन सा गांव है, आकल गांव, वहां पर प्राचीन वनस्पतियों के और जीवों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कल गांव है वैसे, फॉसिल यानी जीवाश्म। तो ये सारी चीजें किसको डिनोट करती है कि यहां पर भाई जीव कहां रहेगा, जहां पानी होगा वहीं रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो, है ये सरस्वती नदी के किनारे बसे थे, गगर नदी आज उसके पाट पर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर खूब सी जैसे और भी नदियां हैं, जैसे पहाड़ सभ्यता की बात करते हैं हम, और भी कोई दूसरी चीजें हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हैं। कालीबंगा सभ्यता तो नदियों के किनारे हुई है, और नदियों के किनारे हुई भाई। वैसे ही कभी जब इस काल की बात करें, मिजोजोइक काल की, तो इतने बड़े बड़े जानवर रहे, तो समुद्र तो था ही यहाँ पर, और फिर उथल पुथल मचने के कारण क्या हो गए, वो धरती में समा गए। तो जब इनका निर्माण हुआ था, जब 33 ये आपके गोंडवाना लैंड संगारा लैंड से टकरा रही थी, जब जो जमीन फोल्ड होकर ऊपर उठ गई वो तो हिमालय बन गया, लेकिन जो समुद्र पीछे खिसक गया तो उसका तल तल बचा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक मत और होता है कि सहारा के अभिसरण से भी इसका, सहारा रेगिस्तान के अभिसरण से भी इसका हुआ है, लेकिन एक अलग चीज है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 33 सागर का अवशेष क्या है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल अपन राजस्थान के भूगोल में पूरा डीपली बात करेंगे, 10 से 15 दिन चलेगा थार का मरुस्थल। बाकी अगला अपना टॉपिक क्या होगा, अगला अपना टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। कितने लाख किलोमीटर में फैलाया है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर जिसकी लंबाई है प्रायद्वीपीय पठार की। एक टेबल के आकार का सबसे बड़ा पठार और सबसे प्राचीन पठार, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, जो एक कैसे आकार में फैला हुआ है, टेबल के आकार का। कैसे आकार का, टेबल के आकार का। जो खनिज संपदा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि खनिज संपदा जहां सर्वाधिक पाई जाती है, यहां पर आग्नेय, कायांतरित, रूपा अवसादी, ये चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये खनिजों के लिए जाना जाता है ना। छोटा नागपुर का पठार, धारवाड़ करम का पठार, अरावली,
ये सब किसके हिस्से हैं? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से। तो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है, इसलिए सबसे विस्तृत भी है, टेबल के आकार का भी है। ये बहुत ही तरीके से फैला हुआ है भाई, पढ़ेंगे कल, लेकिन आज थोड़ा सा समझ लो इसको कि क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे ये जो आप देख रहे हो एरिया, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है, जैसे ऐसे फैला हुआ है टेबल के आकार का। यहाँ शिलोंग के पठार से लेकर यहाँ पर कर्नाटक में धारवाड़ के क्रम तक के पठार तक, इधर ये हाड़ौती का पठार अपने इलाके राजस्थान के कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले इलाके में, ऊपर अरावली वाला चित्तौड़ का कुछ पठार ले लो, इधर अपने मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है। ये सारे पठार किसमें शामिल किए गए हैं? आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, या सॉरी भौतिक प्रदेश है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, बहुत बड़ा है और प्राचीन है। कौन सा है? बहुत बड़ा है और प्राचीन है। काल कौन सा था इसका? प्री कैम्बियन काल। कौन सा काल था? प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और अपनी जो अरावली है, हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश राजस्थान का अरावली, वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसकी बात कल करेंगे। तो आज उत्तर का मैदान हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया? थार का मरुस्थल। ये आप तैयार कर लें, कल अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।